नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना काल के हथियार। साल 2020 में कोरोना काल की शुरुआत हुई। पूरा साल इसी जद्दोजहद में निकल गया कि कोरोना के खात्मे को लेकर कोई हथियार बनाया जा रहा है। 2021 में खुशखबरी आई, कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन हथियार के रूप में आई। एक के बाद दूसरी और फिर विदेशी वैक्सीन भी आई। मिलाकर बहुत सारे हथियार हमारे पास हो गए, कई दवाएं भी तैयार कर ली गई। लेकिन बावजूद इसके कोरोना ने जो 2020 में कहर मचाया, उससे कहीं ज्यादा कहर 2021 में देखने को मिला। या फिर यूं कहें कि 2021 में कोरोना ने तांडव मचाया और अभी भी मचा रहा है। ऐसे में क्या है वो कारगर हथियार जिनसे कोरोना को रोका जा सकता है? इस प्रोग्राम में उसी को लेकर बात करेंगे। तो कोरोना से लड़ने के लिए भारत के पास 3 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी है। इस बीच डीसीजीआई की ओर से कोरोना की एक और दवा को हरी झंडी दिखा दी गई। दवा को लेकर दावा किया गया कि संक्रमित जल्दी ही स्वस्थ होंगे, रिकवरी रेट भी बढ़ेगा और इसके साथ ही ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। तो कौन सी ये दवा है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। भारत में कोरोना कहर का दूसरा नाम हो गया है। लाखों लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हुआ है, करोड़ों को अपनी जद में ले चुका है। हालांकि वैक्सीनेशन का दौर भी जारी है। बढ़ती कोरोना रफ्तार के साथ कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास भी लगातार जारी है। इस बीच कोरोना को लेकर एक राहत की खबर सामने आई है। डीसीजीआई ने कोरोना के उपचार के लिए एक दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा दी है। जी हाँ, दवा का जिन संक्रमितों पर ट्रायल किया गया वो कामयाब रहा। दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल रहे हैं। संक्रमित तेजी से रिकवर हुए, साथ ही संक्रमितों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी पहले से कम रह गई। और दावा ये भी है कि दवा के इस्तेमाल से संक्रमितों की कोरोना रिपोर्ट बाकी संक्रमितों के मुकाबले जल्द ही नेगेटिव आ रही है, जो एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-deoxy-D-ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत दी जाए। और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण और रेमडेसिविर की कालाबाजारी के बीच डीसीजीआई की ओर से 2DG दवा के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मध्यम से गंभीर लक्षण वाले संक्रमितों के उपचार के लिए दवा का इस्तेमाल हो सकता है। डीआरडीओ ने बताया कि एक सामान्य अणु और ग्लूकोज का एनालॉग होने के कारण यह आसानी से तैयार और मुहैया कराई जा सकती है। साथ ही दवा में अणु संक्रमितों की फास्ट रिकवरी में मदद करता है और ऑक्सीजन को लेकर निर्भरता भी घटती है। ये दवा पाउडर के रूप में आती है। दवा को पानी के साथ या फिर पानी में घोलकर लिया जाता है, जिसके बाद दवा कोरोना से संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरस के विकास पर अंकुश लगाती है। जाहिर है, कोरोना बेकाबू है। एक तरफ बढ़ते मामले और लगातार होती मौत, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत ने देश में बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी ने सरकार की चिंताएं और बढ़ा दी है। ऐसे में ये राहत की खबर सामने आई है। इससे पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीनेशन और रूस से स्पुतनिक का भारत आना और अब 2DG दवा को मंजूरी ये तस्दीक करता है कि भले ही कोरोना पे लगाम है, लेकिन कोरोना पर लगाम कसने में कोई कसर भारत ने नहीं छोड़ी। उम्मीद है जल्द ही इसमें कामयाबी भी मिल सके। ज्योति सांगवान, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
तो जब से वैक्सीन आई है, लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ गई है। पहले ज्यादातर लोगों को लगता था कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसलिए ज्यादा अलर्ट रहते थे। अब लोगों को लगने लगा है कि इस महामारी से जीत हमें मिल गई है, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ एक प्रोटेक्शन की तरह है, ना कि पूरी तरह से इलाज। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। जब से वैक्सीन आई है, लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ चुकी है। पहले ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि कोरोना का तो कोई इलाज नहीं है, इसलिए ज्यादा अलर्ट रहते थे। अब लोगों को लगने लगा है कि इस महामारी पर जीत मिल गई है, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ एक प्रोटेक्शन की तरह है, ना कि पूरी तरह इलाज। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आइए वैक्सीन से जुड़ी कुछ जानकारी आपको देते हैं, और ये जानकारी उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है जो गलत फहमी में जी रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद एक गलत धारणा बन गई कि वैक्सीन आ गई है, अब तो कुछ हमारा नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीन 100% आपको कोरोना से नहीं बचा पाएगी। ये संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी को खतरनाक नहीं होने देती है। जो वैक्सीन लेता है उससे संक्रमण आगे नहीं फैलता। कोई भी वैक्सीन सभी 100 के 100 इंसानों में एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। कुछ लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनती या इतना कम बनती है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वे इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए। अभी भारत में 2 वैक्सीन मौजूद है, उनमें से एक का असर लगभग 70% है तो दूसरे का असर 81% है। इसका मतलब यह है कि पहले वैक्सीन में 30% और 29% लोगों को वैक्सीन के बाद भी संक्रमण का खतरा है। ये समझना जरूरी है। इसलिए वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, भीड़ में नहीं जाना, बार बार हाथ धोते रहने वाली आदत बनाए ही रखें तो बेहतर है। वैक्सीन लगे या न लगे, मास्क जरूर लगाए। और ये तो बात देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि कड़ाई भी जरूरी है और दवाई भी। और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। और आइए अब ये जानते हैं कि दुनिया में कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, कौन सी वैक्सीन आपको ज्यादा सुरक्षित होने की गारंटी देती है और किस वैक्सीन से आपको ज्यादा खतरा हो सकता है। देखिए, दुनिया के कई देश अब कोरोना वैक्सीन बनाने के दावे कर अपनी अपनी वैक्सीन को बाजारों में भी उतार चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सभी देशों की वैक्सीन पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है? क्या कोरोना को मात देने की ताकत सभी वैक्सीन में है? आइए इन सवालों के जवाब कंपनी के दावों में ही खोजते हैं। सबसे पहले बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की करते हैं। ये वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है। ये वैक्सीन 60% से लेकर 90% तक असरदार बताई गई है। इसे फ्रिज टेम्परेचर में रखा जाता है। दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना। ये आरएनए टाइप की वैक्सीन है। इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाती हैं। ये वैक्सीन 95% तक असरदार होने का दावा करती है। इसे -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखा जाता है। तीसरी वैक्सीन है फाइजर।
ये वैक्सीन भी आरएनए टाइप की वैक्सीन है। इस वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती हैं। ये वैक्सीन 95% तक असरदार होने का दावा करती है। ये वैक्सीन करीब -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखी जाती है। चौथी वैक्सीन है स्पुतनिक वी। ये एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। इस वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती हैं। ये वैक्सीन 92% तक असरदार होने का दावा करती है। ये वैक्सीन रेगुलर ड्राई फ्रीज टेम्परेचर में रखी जाती है। पांचवी वैक्सीन है कोविशील्ड। इस वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती है। ये वैक्सीन 70.4% तक असरदार है। भारतीय टीकों को केवल 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। छठी वैक्सीन है कोवैक्सीन। इस वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती है। ये वैक्सीन भी कारगर साबित हो सकती है 80.6% तक, और इसे केवल 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस वैक्सीन पर किस तरह से भरोसा किया जा सकता है। पर एक बात जरूर है कि कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना ठीक बात है, लेकिन लापरवाही के साथ कोरोना का हल्के में लेना, इससे बचना होगा। क्योंकि याद रहे, वैक्सीन आपको बचा जरूर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोरोना की चपेट में आ गए तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए सावधान रहिए और कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। कमल कौशिक, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ओर से एक और कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए ची वैक्सीन सिनोफार्मा को मंजूरी दे दी है। WHO की हरी झंडी पाने वाली ये चीनी पहली वैक्सीन है। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना काल में कोरोना के बढ़ते आंकड़े, गिरता रिकवरी रेट और कोरोना से मौत का बढ़ता ग्राफ पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। लेकिन इसी बीच दुनिया भर में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अब WHO ने एक चीनी वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वहीं अब इसके साथ ही उम्मीद जगी है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंद देशों तक कोरोना की वैक्सीन की डोज पहुंच पाएगी। सिनोफार्मा कंपनी की वैक्सीन को आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। यूनिसेफ और WHO के अमेरिका स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए भी इसका वितरण किया जा सकता है। WHO गरीब देशों तक भी कोरोना की वैक्सीन पहुंचा रहा है। वहीं कोरोना काल में दुनिया भर में कोरोना की कहर की ये तीसरी लहर है, तो कहीं कहीं कोरोना की दूसरी लहर का कहर सामने आ रहा है। तो वहीं अगर भारत की बात की जाए तो कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त भारत वर्ल्ड कोरोना इंडेक्स में दूसरे पायदान पर आ गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि कोरोना का गेटवे बना चीन विश्व के सबसे संक्रमित देशों की सूची से गायब है। ऐसे में माना जा रहा है कि या तो चीन के पास बेहद प्रभावी वैक्सीन है या फिर चीन आंकड़े छिपा रहा है। हालांकि चीनी वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दे दी है। अब इस मंजूरी के बाद देखना होगा कि दुनिया के कारोबार पर दबदबा रखने वाला चीन दुनिया को वैक्सीन देने में कितनी दरियादिली दिखाता है और कोरोना संक्रमण से परेशान देशों के लिए मदद का कितना हाथ बढ़ाता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह आई है और इस सुनामी में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वैसे तो ये कोरोना 2020 वाले से बिल्कुल अलग है, तो कुछ नए एहतियात बरतने पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना 2020 वाले कोरोना से अलग है। कोविड की नई लहर अब सुनामी का रूप ले चुकी है और अब हमें इससे नए सबक लेने होंगे, तभी हम कोरोना की इस नई लहर से निपट पाएंगे। नई रिसर्च ये भी कह रही है कि कोरोना से निपटने के लिए हमें नई तरह की कोशिश करनी होगी। आइए जानते हैं कि अब हमें करना क्या है। लेसिन की हालिया स्टडी में कहा गया कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हवा के जरिए हो रहा है। वायरस के ट्रांसमिशन की दर इंडोर में और उन जगहों में अधिक है जहां वेंटिलेशन कम है। लेसिन की स्टडी के मुताबिक इस बात के सबूत नहीं है कि वायरस बड़ी बूंदों या फिर स्तों के माध्यम से फैलता है।
तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो संक्रामक पार्टिकल्स को सांस में जाने से रोकने के लिए एक उचित मास्क का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए, मास्क पूरी तरह से फिट हो या फिर आप 2 मास्क भी लगा सकते हैं। घरों, खासतौर पर अपार्टमेंट्स में हवा का संचार होता रहे, इसके लिए विशेष ख्याल रखें। ऑफिसों में भी हवा बेहतर क्वालिटी के साथ फिल्टर होती रहे। भीड़भाड़ वाले इलाकों और इंडोर स्थानों पर जाने से पूरी तरह से परहेज करें। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर हो रहा है। कई शोधों में तो ये कहा गया है कि वैक्सीन कोरोना के केस और बीमारी की गंभीरता को रोकने में मदद कर रही है। यहाँ तक कि एक डोज भी बीमारी की गंभीरता को कम कर रही है। फिर चाहे बात लॉकडाउन जैसे कदमों की हो या फिर कर्फ्यू की, कोशिश की जा रही है कि कोरोना के इस सुनामी को रोका जाए। रोजाना कई लाख मामले सामने आ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में हो रही मौतों ने कोविड 2.0 को भारत के लिए महामारी की सुनामी बना दिया। हालांकि नई रिसर्च से कभी कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ जाती है, लेकिन पूरा फायदा तभी होगा जब लोग और सरकारें बेसिक नियमों का पालन जरूर करें। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना की कहर के बीच इस थेरेपी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बढ़ती डिमांड के बीच मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाने से ये माना जा रहा है कि वो जल्द रिकवर हो रहा है। ऐसे में क्या है प्लाज्मा और कौन इसे डोनेट कर सकता है, कैसे ये मरीज को दिया जाता है, सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से हालात बेहद खराब हैं। देश में नए मरीजों का आंकड़ा ये गवाही दे रहा है कि कोरोना की ये लहर वाकई में खतरनाक है। हर तरफ ऑक्सीजन की मांग है, तो दिल्ली एनसीआर में बेड के लिए लोग तरस रहे हैं। वेंटिलेटर बेड तो जैसे खत्म ही हो चुके हैं। इस बीच एक और जरूरत की चीज है जिसके लिए मरीज के परिजन इधर उधर भटक रहे हैं, और वो है प्लाज्मा। कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की मांग बढ़ गई है। हालांकि कोविड-19 के खिलाफ अभी तक कोई भी कारगर दवा नहीं है, लेकिन कॉन्वेलिसेंट प्लाज्मा प्रायोगिक इलाज है। इसलिए डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को आगे आकर कोविड-19 पीड़ितों की सहायता करने की अपील कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा और कैसे होता है इसका इस्तेमाल। दरअसल जब कोई वायरस या सूक्ष्म जीव शरीर में घुसता है, तब इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। डॉक्टर कोविड-19 को मात दे चुके मरीजों के डोनेट किए हुए ब्लड से एंटीबॉडीज से भरपूर सीरम को अलग करते हैं और बुरी तरह प्रभावित मरीज के शरीर में उसे चढ़ाते हैं। ये एंटीबॉडीज सूक्ष्म जीव और होने वाले संक्रमण के खिलाफ लड़ते हैं, जो मरीज को रिकवर होने में मदद करते हैं। कोरोना का कहर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में प्लाज्मा की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना को मात दे चुके लोगों से अपील की जा रही है कि प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप भी प्लाज्मा डोनेट करने की सोच रहे हैं, तब आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने क्या करे और क्या नहीं करे, इसको लेकर एक लिस्ट भी उपलब्ध करवाई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उसकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होनी बेहद जरूरी है। तो कोविड नेगेटिव के नतीजे RT-PCR जांच से ही होना चाहिए। साथ ही साथ हार्ड कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ होना चाहिए। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक होने की सूरत में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट के सिर्फ 14 दिन बाद ही डोनेट करें, या फिर सिम्प्टोमेटिक होने की सूरत में आप लक्षण के 14 दिन बाद भी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता। इसमें प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर पहले हुई प्रेग्नेंट महिलाएं अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती। इसके अलावा डोज ले चुका शख्स टीकाकरण की तारीख से 28 दिनों तक प्लाज्मा डोनेट करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा वो शख्स भी अपना प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता जिसको ब्लड में एंटीबॉडीज की कमी के चलते खारिज कर दिया गया हो। देश में कोरोना के मामले ऑक्सीजन सप्लाई के संकट और कोरोना की नई किस्म के बीच चिंताजनक स्तर तक बढ़ रहे हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए एक प्लाज्मा की कीमत एक जिंदगी के बराबर है। किसी की जिंदगी बचाने के काम आ सकता है।
ऐसे में खबरें अभी तक यही अपील करता है कि जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं उन्हें संकट के समय जरूर आगे आना चाहिए। विनय चौधरी, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि पूरी दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स कोरोना से बचने के सबसे बेहतर उपाय को ढूंढ रहे हैं। इसी क्रम में अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से डबल मास्क लगाने की अपील की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डबल मास्क लगाना जरूरी क्यों है और इससे किस हद तक आप सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए। कोरोना की दूसरी लहर है। इस लहर का कहर भी दोगुना हो गया है। कोरोना अब डबल अटैक कर रहा है, जिसके चलते सरकार ने सख्ती भी डबल कर दी है। सरकार और प्रशासन की टेंशन भी डबल हो गई है, क्योंकि इस बार परेशानी बड़ी है। अब सब कुछ डबल है तो मास्क क्यों नहीं? जी हाँ, इन दिनों हेल्थ एक्सपर्ट्स एक नहीं 2 मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना का अटैक ही इतना बढ़ गया है कि अब शायद एक मास्क से काम ना चले। लेकिन क्या आप जानते हैं डबल मास्क लगाना क्यों जरूरी है? जहाँ एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स अब घरों में भी मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यहाँ तक कह दिया है कि सिर्फ एक कपड़े का मास्क नहीं, बल्कि सर्जिकल मास्क के साथ कपड़े के मास्क को पहनना जरूरी है। यानी कि इस वक्त हम सबको डबल सुरक्षा कवच की जरूरत है। डबल मास्क क्यों जरूरी है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 2 मास्क पहनने से 96% कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। वहीं डबल मास्क में 85.4% तक हवा फिल्टर होती है। पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग ना रख पाने की स्थिति में भी डबल मास्क लगाना मददगार साबित होता है। कोरोना हवा में तैरने वाली छोटी छोटी ड्रॉपलेट से फैलता है, ऐसे में डबल मास्क उनसे बचाव करता है। 2 मास्क मोटी लेयर बना लेते हैं और उन्हें एक से दूसरे में आने से रोकते हैं। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इस मास्क से बड़ा कोई हथियार नहीं है। ये कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर भी 1.25 साल में समझ पाया हूं। तो बार बार देशवासियों को हर बार हम और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जो मर्जी करते जाइए, लेकिन ये कोविड अनुकूल व्यवहार मत भूलिए। 2 गज की दूरी को मत भूलिए। हाथ को साबुन से धोने की प्रक्रिया को मत क्षीण होने दीजिए, उसको मत भूलिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर और रोजाना 3 लाख से भी ज्यादा आ रहे कोविड संक्रमित मरीजों के बाद इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य और चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ कोरोना को लेकर लगातार रिसर्च करने में जुटे हैं और इससे बचाव के उपाय भी ढूंढ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से डबल मास्क लगाने की अपील की है। इसीलिए अगर आपको भी कोरोना से बचना है तो डबल सुरक्षा बेहद जरूरी है। नेहा कठैत, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की रिसर्च निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में वैज्ञानिकों की ओर से एक ऐसी रिसर्च का खुलासा किया गया है जो हैरान कर देने वाली है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस इंसान के शरीर से कोरोना वायरस को बाहर निकाल सकता है। ऐसा क्यों कहा गया, देखिए रिपोर्ट में। कोरोना ने इन दिनों देश में कोहराम मचा रखा है। हर दिन तेज रफ्तार के साथ बढ़ते आंकड़ों ने परेशान किया हुआ है। इस बीच वैज्ञानिक भी लगातार इस वायरस की प्रकृति को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अब कहना है कि जो सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस होता है वो इंसान के शरीर से कोरोना जैसे भयानक वायरस को बाहर निकाल सकता है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल कुछ वायरसों का नेचर अलग होता है। इंसानी शरीर को संक्रमित करने के लिए ये वायरस दूसरे वायरस से लड़ते हैं और इन्हीं वायरसों में से एक है सर्दी जुकाम वाला वायरस। सर्दी जुकाम के लिए राइनो वायरस जिम्मेदार होता है, जो इंसानी शरीर को संक्रमित करने के लिए दूसरे वायरसों से लड़ता है। शरीर में ये वायरस तेजी से फैल जाता है और कोरोना वायरस के असर को कम करने में भी इससे मदद मिल सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिकों की ओर से ये कहा गया है
कि सर्दी जुकाम को ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार राइनो वायरस कोरोना वायरस को हरा सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिसर्च में कही गई बातें रिसर्च से हासिल होने वाले सामान्य नतीजे हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान पर इनका एक जैसा प्रभाव हो। यानी कि इन बातों का ये मतलब कतई नहीं है कि जिन्हें सर्दी जुकाम है या पहले हो गया है वो अब कोरोना से सुरक्षित हो गए। साथ ही ये तय करना हमारा नहीं बल्कि डॉक्टर का काम है कि कौन से लक्षण कोरोना के हैं और कौन से सर्दी जुकाम के हैं। इसलिए इस रिसर्च के नतीजों को सोच समझकर ही ग्रहण करें। कल्पना कीजिए कि आपकी नाक, गले और फेफड़ों की कोशिकाएं घरों की कतार जैसी हैं। अब इनमें एक बार कोई वायरस घुस गया तो या तो वो दूसरे वायरसों के घुसने के लिए दरवाजा खुला रख सकता है या फिर दरवाजा बंद करके आपके शरीर में अपना घर बना सकता है। वही बात सर्दी जुकाम और फ्लू के लिए जिम्मेदार इन्फ्लुएंजा वायरस की करें तो ये बड़ा ही स्वार्थी किस्म का वायरस है। आमतौर पर ये इंसान के शरीर को अकेले ही संक्रमित करता है और दूसरे वायरस के घुसने के लिए दरवाजा बंद कर देता है, जबकि निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के लिए जिम्मेदार वायरस दूसरे संक्रमण के लिए संभावनाएं छोड़ देता है। फिलहाल वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और कोविड के लिए जिम्मेदार वायरस सार्स CoV-2 दूसरे वायरसों के साथ कैसे बर्ताव करता है, इसका अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें अभी तक। कोरोना काल के हथियार हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।